सबसे पहले हमारे चैनल पे अधिवक्ता समाज का आज स्वागत है आपका सर। मैं अरुण कुमार गुप्ता एडवोकेट कलेक्ट्रेट कैंपस में लगभग 10 साल 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं पूर्व में कनिष्ठ कार्य समिति सदस्य के रूप में चयनित हुआ था। वर्तमान में पिछले कार्य समिति में मैं संयुक्त मंत्री प्रशासन के पद पर चुनाव लड़ा था, जिसमें कुछ ही वोटों से 10-15 वोटों से मैं हार गया था। लेकिन मैं देखा कि यहाँ पे कलेक्ट्रेट कैंपस के अंदर बहुत चीज़ कमियाँ हैं जिसे इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल है। इसी की वजह से मैं अंदर से दिल मेरा नहीं माना, इसलिए मैं दोबारा पुनः इस चुनाव में आया और मैं उसी पद के लिए वरिष्ठ कनिष्ठ कार्य समिति सदस्य के संयुक्त मंत्री प्रशासन पद पर पुनः दोबारा प्रत्याशिता के रूप में हूँ। और यहाँ के कैंपस के जितने अधिवक्ता भाई, बड़े भाई, चाहे समकक्ष अधिवक्तागण हैं, सबसे अनुरोध है कि मुझे इस बार के चुनाव में अपना मत दे करके आते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ अस्थायी निवास करते हैं, उसके बावजूद तहसील और कलेक्ट्रेट कचहरी में गंदगी का अंबार लगा रहता है। आए दिन पार्किंग के लिए मार झगड़ा लड़ाई होता है, गाड़ियाँ पीछे से टूट फूट जाती हैं। तो ये समस्या जस की तस क्यों? अधिवक्ता ही समाज उनको मुख्यमंत्री आज कुर्सी पर बैठा दिए, अधिवक्ता ही सांसद से कहां पहुंचा दिए। आज आप लोग धरना नहीं दिए होते, लेकिन क्या अधिवक्ताओं के लिए उन्होंने क्या योगदान किया? आज पानी लग रहा है, अधिवक्ता समाज के पैर गंदे हो जा रहे हैं, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, तो क्या अधिवक्ता समाज कमजोर पड़ गया? कनिष्ठ के तलवार में जंग लग गया या कमजोर पड़ जा रहा है? आज के डेट में मैं बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी तो शहर के मुख्यमंत्री हैं ही, लेकिन हमारे वहाँ जो भी असुविधाएं हैं, खास करके पार्किंग की असुविधा बहुत ज़्यादा है और बरसात के मौसम में पानी भर जाता है कलेक्ट्रेट कैंपस के अंदर, उसका सुरक्षा नहीं हो पा रहा है। प्लस एक और समस्याएं हैं शुद्ध पेयजल की। जब तक बाहरी व्यक्ति आकर के हमको पानी नहीं देता है, 20 रुपये जार हम लोग अपने सीट पे हर अधिवक्ता मंगाता है। अगर ये 20 रुपये का पानी न मंगाए तो बहुत सारे अधिवक्ता बगैर पानी के रह जाएंगे, तबियत खराब हो जाएगी। जब गोरखपुर जनपद के सीएम सिटी की ये दशा है तो अन्य प्रदेश का क्या हाल होगा? आप समझ सकते हैं। अधिवक्ता ही गोरखपुर के जब पीड़ित हैं, जो न्याय की बात करते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं, जब वही पीड़ित हैं और मुख्यमंत्री शहर से आते हैं तो आम जनमानस का क्या हाल होगा श्रीमान जी? देखिए, मैं आपको बता दूं, अब हम अदर जिलों की बात नहीं करते हैं, मैं अपने ज़िले की बात करता हूं। और आने वाले समय में इस चुनाव में अगर मैं जीतता हूं तो माननीय मुख्यमंत्री से पहला यही हम लोग का वक्तव्य रहेगा कि गोरखपुर कलेक्ट्रेट कैंपस के अंदर जो कलेक्ट्रेट निर्माण हो रहा है, निर्माण के साथ साथ शुद्ध पेयजल और ये नाली का व्यवस्था किया जाए, जिससे कम से कम ये निर्माण होने में करीब 2 से 3 साल लगेंगे पूरी कलेक्ट्रेट बनने में। इस दौरान मैं शुद्ध पेयजल और नाली का जो है पानी जो है शुद्ध रूप से बह सके। और यहाँ पे जो बाथरूम नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे बाथरूम की समस्याएं हैं, क्योंकि चारों तरफ टीनों से घेर दिया गया है। मैं यही चाहूँगा, मैं पहला वक्तव्य में एक कम से कम असुविधा जैसे होता है ना, अस्थाई शौचालय हर गेटों पे व्यवस्था किया जाए नगर निगम के द्वारा, और शुद्ध पेयजल की व्यवस्थाएं कराया जाए और नाली का अस्थायी व्यवस्था करा दिया जाए जब तक ये कलेक्ट्रेट निर्माण न हो रहा है। इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री से मिल करके पहली प्राथमिकता यही रहेगी, तीनों चीज। और क्या जो और वादा कर रहा है, एक चीज सुनिए, और चीज मैं बता दूं, जो कलेक्ट्रेट कैंपस में कम से कम नहीं कुछ तो 500 गाड़ियां पर डे आती है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेकर के। मैं इसका सबसे बड़ा योगदान ये है, मैं मुख्यमंत्री से यही निवेदन करूंगा, जो कलेक्ट्रेट के बाहर जो ये कैंपस जो टाउन हॉल का मैदान है, ये कमाने के लिए नहीं दिया गया है। इससे जो है डीएम की कमाई होती है। मैं यही अनुरोध करूंगा, कम से कम साल 2 साल के लिए एक टाउन हॉल का मैदान कलेक्ट्रेट के पार्किंग के लिए समुचित रूप से जब तक ये निर्माण पूरी तरीके से न हो जाए तब तक उसके लिए दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 500 गाड़ियों का अंबार लग जाता है, जाम लग जाता है। तो मैं पहला वक्तव्य रहेगा, टाउन हॉल को पूरी तरीके से कलेक्ट्रेट के पार्किंग के लिए दे। जिनका आपने नाम लिया है वो सब लोग 70 पार हो चुके हैं। उन लोगों का जो रवैया रहा होगा उसको मैं अच्छी तरीके से नहीं जानता हूँगा, लेकिन आज के डेट में जो अधिवक्ताओं के अंदर जो रोष, जो ताकत, जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है,
उसके लिए अगर मैं यही चाहूँगा कि आज के डेट के जो अधिवक्ता कुछ लोग जाएंगे अगर पदाधिकारी बन करके, चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार में किसी पद पे चयनित होकर के जाएंगे, अधिवक्ताओं के हित के लिए कार्य करवाएंगे। और मैं भी यही चाहूँगा कि हमारे कलेक्ट्रेट कैंपस के जो भी हमारे पदाधिकारीगण की नियुक्ति होती है, जो भी चयनित होते हैं, मैं अपने बार के समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण से निवेदन करके पहला यही निर्णय कराऊंगा, जो भी तत्काल के रूप में जो भी समस्याएं हैं उसका निदान कराया जाए और आने वाले समय में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को भी लागू कराने के लिए हम लोग बात करेंगे। कुछ माफिया टाइप के लोग भी इस पे एंट्री कर रहे हैं, कुछ लोग सोचते हैं माफिया जो है LLB कर ले अपना आपराधिक उसके बारे में भी बता रहा हूं मैं। देखिए, हम यहाँ के चुनाव में अगर चयनित होते हैं, चाहे जो भी हमारे पदाधिकारीगण होते हैं, मैं एक कमेटी का गठन करवाऊंगा और अपने कलेक्ट्रेट कैंपस के अंदर जितने अस्थायी एडवोकेट का जो कोट पहन करके जो वकालत कर रहा है अस्थायी रूप से, जो सबका आई कार्ड यहाँ से इशू करवाऊंगा और सबको आई कार्ड पहन करके आना है, जिसका COP नंबर के साथ आई कार्ड पे इशू रहेगा और सब लोग यहाँ पे वो करेंगे। और जो अदर रहेगा वो किसी अधिवक्ता के संरक्षण में बैठ के प्रैक्टिस करेगा, किसी कोई काली कोट नहीं पहनने पाएगा। आज के डेट में जो बगैर अधिवक्ता कोई काली कोट नहीं हम पहनने देंगे। आप बताइए, महात्मा गांधी अधिवक्ता थे, अम्बेडकर अधिवक्ता थे, नेहरू अधिवक्ता थे, लेकिन आज कोई सरकारी योजना अगर आता है लोन लेना का, जैसे आपके लगा आप अधिवक्ता लगता आपको लोन नहीं मिलेगा। हाँ, ये भी सही है, हम भी बता रहे हैं। मैं भी एक मकान लिया हूँ चिड़ियाघर के पास, मैं भी कई बार निवेदन किया, तो वहाँ का जो शाखा प्रबंधक थे उन्होंने पहला शब्द यही कहा, आप अधिवक्ता हैं, आपको लोन नहीं दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने मेरा सारा सिविल चेक किया, मेरा सारा रिकॉर्ड चेक किया, अकाउंट चेक किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि जाइए, मैं तो आपको कर दे रहा हूं, आपके लिए लोन सेंक्शन कर दे रहा हूं, लेकिन ये जान लीजिए किसी अधिवक्ता के लिए लोन सेंक्शन नहीं होता है। हमने उनसे पूछा ये ऐसा क्यों, तो कह रहे हैं अधिवक्ता जबरदस्ती बैंक का लोन लेते हैं और उसका चुकता नहीं करते हैं, मुकदमा करते हैं, चाहे जो भी प्रताड़ित करते हैं। हमने कहा ऐसा नहीं होगा, जो लीगली है वो लीगली होना चाहिए और आने वाले समय में इस चीज को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, निवेदन क्या करना चाहिए, किस तरीके का चारों धाम सर? सिविल आपका हो रहा था, कोई लोग ऑफर दे देते हैं चुनाव जीतते हैं तो चारों धाम फ्री कराए, ऐसा तो नहीं हमारे वहाँ सुनने में आया है। ऐसा हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर कोई कहा होगा तो ये हमको नहीं जानकारी है। तो इस तरीके का ऑफर अधिवक्ता समुदाय से करना और स्वीकृत कराना एक गलत है। 4 धाम का यात्रा अपने पैसे से, अपने बल पे, अपने स्वास्थ्य से हिसाब से आदमी करता है और इसमें किसी अधिवक्ता, यहाँ पे अधिवक्ता 4 धाम करने के लिए आपको ऑफर नहीं देना चाहेगा, न कोई पैसा का आर्थिक सहयोग है। यहाँ पे अधिवक्ता के लिए ऑलरेडी 1,80,000 रुपए का पैकेज है। कोई अधिवक्ता उसको जीते जी उसका 50% अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जो भी जरूरतमंद के लिए अपना ले सकता है। उसके अलावा घूमने फिरने के लिए अपने पैसे से जो भी अर्निंग करता है, करता है, उसके पैसे से यूज कर सकता है। उसमें कोई अधिकारी बन जाए, नए अधिवक्ता जो आते हैं परिवार का दायित्व रहता है, युवा अधिवक्ताओं के स्टाइपेंड के रूप में हाँ, उस पर क्या विचार? हाँ, ये हमारे विचार में है। जो हमारे कैंपस में, चाहे जहाँ भी कैंपस जो भी होगा, अगर जो भी जूनियर अधिवक्ता आते हैं किसी सीनियर के अंदर में प्रैक्टिस करते हैं, उनको कम से कम 3 साल का स्टाइपेंड के रूप में कुछ भी धनराशि जो उसके कलम, कापी, कागज जो भी उसके जरूरतमंद होते हैं, कम से कम 3500 रुपया हर माह उसको स्टाइपेंड के रूप में हम दिलाने का वो अपने बार में एक उसका प्रस्ताव पारित करेंगे और उसके हिसाब से अगर हमारा बार उस हिसाब से करेगा तो हम उसको उसका पूरा करेंगे। उसमें कोई